नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, समय सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए। समय सबको मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है समय को बदलने के लिए। इसलिए आप समय के अनुसार अपने आप को ढालना सीखे। समय सबसे बड़ा जीवन का अभिन्न अंग है, ये इसके अनुसार आप चले। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, ये हुजूर को फकीर भी बना देता है। समय में इतनी ताकत है कि ये कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो समय सबसे बड़ा है। भर्तियों का दौर आपके बीच आया हुआ है, आप पढ़े। फिजिक्स के टॉपिक चल रहे हैं और ये अंतिम पड़ाव है अपना, लास्ट है ना। एक सवाल लेता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या सब सारे, एक प्रश्न लेते हैं, चलो उसका आंसर करना। हमने पिछले 2-3 दिन से पढ़ा था विद्युत धारा, ओम के नियम, और इसके अलावा समांतर और श्रेणी क्रम से जो प्रश्न बनते हैं वो। आज वो एक नए टॉपिक के साथ हम चलने वाले हैं। एक सवाल लेंगे पहले शुरू में, बताओ फिर निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर करना है भैया। फिर हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर करें पहले। निम्न में से सदिश राशि कौन सी रहेगी? ऑप्शन आपके सामने है। विस्थापन, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कीजिएगा, अपने आंसर करें आप। यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो सदिश और अदिश राशि से में होने वाले हैं। तो आपके सामने प्रश्न आ सकता है कि सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। यहां अपना प्रश्न जो है वो सदिश राशि का है। कर दे, आंसर कर दे। सदिश राशियां कौन सी है, इस प्रश्न का जवाब करें पहले आप। क्या रहने वाला है इसका जवाब? निम्न में से सदिश राशि कौन सी होगी? याद है ना आप सबको सदिश राशियां कौन सी है? बताओ भाई गौरव, क्या जवाब रहेगा आपका? सदिश राशियां कौन सी है इनमें से? ऐसी राशियां जो एक ही दिशा में होती है। समय के साथ उसमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है ना, सदिश राशि होती है। सदिश राशियां कौन सी है? जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है, समय के साथ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो विस्थापन, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में से कौन सी सदिश राशि है? क्या आंसर होगा? विस्थापन। जी बिल्कुल सही आंसर है। ये विस्थापन सदिश राशि है। बाकी जो कार्य है आपके, ऊर्जा और शक्ति, ये आपकी अदिश राशियां होगी। सदिश राशियां कौन सी होती है? समय के साथ दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। समय के साथ दिशा व परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या हुआ? हाँ, टॉपिक अभी चलने वाला है ना, टॉपिक तो बढ़ेंगे। एक सवाल लिया आपके सामने, समय के साथ दिशा व परिमाण की आवश्यकता होती है। समय के साथ दिशा व परिमाण की आवश्यकता जिसमें होती है वो सदिश राशियां होती है। और कौन कौन सी है ये पता होना चाहिए आपको। विषुवत बल कौन सी है? विषुवत बल। ये इसकी ट्रिक रहेगी। विषुवत बल, विस्थापन, ये रहा विस्थापन। फिर ये विस्थापन हो गया, वैसे वेग बनेगा, वेग और त्वरण, और एक क्या है?
बल है, ये सदिश राशि है। सदिश राशियां कौन कौन सी रहेगी? विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न था आपका, सदिश राशियां कौन सी है? तो सदिश राशियां वो होती है जो समय के साथ दिशा और परिमाण की आवश्यकता जिसमें होती है, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण और बल। ये आपका एक छोटा सा ट्रिक भी बनाया हुआ है, विषुवत बल। यहां से बनेगा विस्थापन, फिर वेग बनेगा, फिर त्वरण बनेगा और ये बल बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल लिया था, तब तक सारे आ भी गए। चले, लिख लो। ये सारी की सारी सदिश राशियां रहने वाली है। अदिश भी होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती नहीं। आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, ये आपकी अदिश राशियां रहने वाली है। ओके, अभी के लिए बस इतना ही। सदिश राशियां आप ध्यान में रखिएगा। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो, हो गया क्या? यहां से कोई दिक्कत नहीं? हाँ, ये विस्थापन है, ये वेग है, ये त्वरण है और ये बल है। ये सदिश राशियां होगी। लिख लो भैया, सदिश कौन कौन सी है ना। जब सदिश आपको मालूम है तो अदिश वैसे ही याद हो जाएगी भाई। यदि सदिश राशियां आपको पता है तो अदिश तो अपने आप आ जाएगी, और अदिश याद है तो सदिश अपने आप याद हो जाएगी। बस दिक्कत। बढ़े आगे। आप आज का जो नया टॉपिक रहने वाला है वो आपकी गति है। क्या है? गति। ओके, लगाओ फिर हेडिंग लगाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं गति, मोशन। मोशन किसको बोलते हैं? गति। गति किसे कहते हैं? गति क्या है? गति किसको बोला जाता है? क्या इसकी परिभाषा होगी गति की? स्थान का परिवर्तन। यस, जैसे हम यहां खड़े हैं तो यहां आ गए, तो ये स्थान का परिवर्तन हो गया। लेकिन इस स्थान के परिवर्तन में समय भी तो लगा होगा, नहीं लगा क्या? तो क्या होगा? समय के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। समय के साथ, समय के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। समय के साथ स्थान परिवर्तन गति कहलाता है। ये लीजिए, समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है छोटी सी। स्थान में बदलाव भी हो गया और इस बीच इसमें समय भी लगा, तो ये आपका गति है। अब विभिन्न प्रकार की गतियां होगी। एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। न्यूटन के गति के नियम, इसके अलावा बहुत सारी गतियां भी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गतियों के अलग अलग प्रकार है जो आपको पढ़ने हैं। इसके एग्जाम्पल इंपोर्टेंट होते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 की ओर बढ़े। गति में सबसे पहला हम प्रकार जो पढ़ने वाले हैं वो है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए नंबर 1 डाला है इस पे। यादृच्छिक गति। और ये क्या होती है? क्या होती है? ऐसी गतियां टेढ़ी मेढ़ी गतियां कहलाती है। पूरी बातें मैं लिख रहा हूं, बहुत सारे नए बच्चे भी आए। ऐसी गतियां टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी। लो, यानी इस प्रकार की गति में दिशा निश्चित नहीं होती, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी है। ये टेढ़ी मेढ़ी गति है ना, दिशा निश्चित नहीं होती। दिशा निश्चित नहीं होती भाई, इसमें दिशा निश्चित थोड़ी होगी। दिशा निश्चित नहीं होती। कौन सी दिशा में गमन करना है ये पता ही नहीं रहता। दिशा निश्चित नहीं होती, यानी अनिश्चित होती है।
कहने का मतलब ये हुआ कि दिशा है वो आपकी अनिश्चित होगी, निश्चित नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित है। ये लो, टेढ़ी मेढ़ी गति इसको कहते हैं। ऐसी गतियां टेढ़ी मेढ़ी होती है जिसमें दिशा निश्चित होती नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल जो रहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार की गतियों के एग्जाम्पल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में यहां से बन सकता है, मधुमक्खी या भ्रमर जो होते हैं उनमें किस प्रकार की गति पाई जाती है? मधुमक्खी, मधुमक्खी की गति, ये आपका यादृच्छिक गति का एग्जाम्पल रहेगा। मधुमक्खी की गति, अब मधुमक्खी तो कहीं भी उड़ सकती है, इधर उड़ते उड़ते इस साइड में चली जाए, वहां से इस साइड में आ जाए, उसका पता ही नहीं रहता। और किसी ने यदि उसको छेड़ा तो फिर पता। यहाँ आदित्य बैठा है क्या? उसको पता भी है आदित्य। मधुमक्खी की गति आदित्य को पता है। आदित्य यहाँ नहीं है क्या आज? हाँ वही, उसको एक बार काटा था ना। मधुमक्खी की गति यादृच्छिक गति होगी, टेढ़ी मेढ़ी गति है भ्रमर। इसके अलावा आपके भ्रमर जो होता है, भ्रमर होता है कि नहीं होता? भ्रमर यानी भोरा, भोरा जो होता है, नहीं होता है क्या? हाँ वही तो, अरे उसको भ्रमर की गति। मधुमक्खियां अपना शहद किसकी सहायता से बनाती है? मधुमक्खी का शहद क्या कहलाएगा? फूलों से ये रस को, हाँ, फूल से मधुमक्खी क्या करती है? रस को ग्रहण करती है। फूल से क्या? फूल से रस, फूल से रस ये ग्रहण करती है। इस रस को बोला जाता है मकरंद। क्या बोलते हैं रे? मकरंद। आपके सामने कभी आ सकता है मकरंद क्या है? फूलों का रस ही मकरंद कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी फूल से रस को निकालती है, मकरंद है, और यही लास्ट में आपका शहद बनता है। क्या बनता है? शहद। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी का उत्पाद कौन सा है, तो आपका शहद रहेगा। क्या रहेगा? शहद। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं? तो आपका शहद होता है। क्या होता है? शहद। और शहद कहां से बनता है? फूलों के रस, जिसको मकरंद कहते हैं, और वहीं से आपका शहद बनता है। एक मधुमक्खी का जो छाता होता है उसमें 4 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, पता है ना? हाँ भैया सही है, बिल्कुल। सैनिक तो बाहर की ओर होते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। कोई तोड़े उसको डंक मारना है, सैनिक इसका सैनिक का काम है। श्रमिक वो होते हैं जो शहद बनाते हैं, और इसके अलावा राजा और रानी अंदर वाले हिस्से में रहते हैं, उनका काम होता है प्रजाति की संख्या को बढ़ाना। तो फूल से रस जो होते हैं वो आपका मकरंद होता है, और मकरंद ही शहद का, हाँ मकरंद है वो ही आपका शहद होता है। भ्रमर की गति, मधुमक्खी की गति, ये सब आपके यादृच्छिक गति का एग्जाम्पल है। और भी है क्या? खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी, खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी, क्या चीज? नहीं, उसमें तो पता रहता है कौन सी दिशा में जाना है। उसमें पता है कि इस दिशा में जाना है कि इस दिशा में, पहले से ही पता रहता है। आजकल तो सारा सिस्टम है। भ्रमर की गति, हाँ, खेलते हुए फुटबॉल, फुटबॉल के खिलाड़ी की गति, ये करना, खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी की गति, है ना? सही बोला है ना? कि खिलाड़ी की गति। अब इसमें नहीं पता होता, फुटबॉल खेलते हैं ना खिलाड़ी, तो फुटबॉल तो कहीं भाग सकता है, इधर से इधर आ सकता है वो। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गतियां हैं, आप ध्यान में रखिएगा, उसको हम यादृच्छिक गति बोलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। जो आपका ततैया होता है, ततैया, हाँ, मधुमक्खी होती है, ये इन सब की जो गतियां हैं वो आपके यादृच्छिक गति है।
आप जरूर ध्यान में रखना इसको, ठीक है? ओके है ना? यहां से कोई दिक्कत नहीं है शायद मेरे हिसाब से। टेढ़ी मेढ़ी आप जरूर ध्यान में रख लेना, इसकी दिशा निश्चित नहीं होगी, ये आपको पता रहेगा। अरे भाई समझ में आ गया क्या ये तो छोटा सा प्रश्न है, कहां इसमें कुछ है इतना। ठीक है, दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति, ये सेकंड इसका टाइप रहेगा, वो है आपका वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति, ये लो वृत्ताकार गति। बताओ वृत्ताकार गति किसको बोलते हैं, क्या एग्जाम्पल रहेंगे इसके? वृत्ताकार गति क्या है? अरे वृत्ताकार गति किसको बोलेंगे? अच्छा, इसको घूर्णन गति भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? घूर्णन गति भी इसको कह सकते हैं। इसको हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं। निश्चित पथ में ये गति होती है, निश्चित पथ में। क्या हो गया? निश्चित पथ में, वाह, होने वाली गति, निश्चित पथ में होने वाली गति, ये आपके घूर्णन गति होगी। घूर्णन ही तो है। जैसे आपका साइकिल का पहिया है, साइकिल के पहिए की गति वृत्ताकार गति है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? एग्जाम्पल देखें इसके, उदाहरण की मैं बात करना चाहूं है। हाँ हाँ, उसका सही आंसर आ रहा है। साइकिल के पहिए की गति, ये तो आप सबको पता है। साइकिल के पहिए की गति। और बताओ, और बताओ भैया क्या एग्जाम्पल रहेंगे इसके? वृत्ताकार गति, घूर्णन गति, साइकिल के पहिए की गति होती है बिल्कुल। टायर सारे लिख दूं? घड़ी की सुई में पाई जाती है। जी हाँ बिल्कुल, घड़ी की सुई में, घड़ी की सुई की गति। क्या? अच्छा, पंखे की, जी बिल्कुल सही है, यह भी सही है आपका आंसर। पंखे की गति है। और बताओ, वो एक ही बात है। तो ऐसे बोल देगा ये गौरव एक राउंड में भाग रहा है ऐसे गोल। ये भी सही है। पवन चक्की, हाँ पवन चक्की भी एक। हाँ वो सब आ गए इसमें। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि वृत्ताकार गति क्या है। तो साइकिल के पहिए की गति, घड़ी की गति, पंखे की गति। अच्छा, पृथ्वी भी अपने एक निश्चित पथ पे गमन करती है, घूमती है ऐसे निश्चित पथ पे। पृथ्वी की भी तो घूर्णन गति है, पृथ्वी नहीं घूमती क्या अपने एक निश्चित पथ पे? तो ये भी लिख सकते हैं आप, पृथ्वी की, पृथ्वी की गति। अरे पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, है कि नहीं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और वो अपने एक निश्चित पथ में चक्कर लगाती है। इसलिए ये भी आपके घूर्णन गति या वृत्ताकार गति का ही एग्जाम्पल रहने वाला है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? है। यदि एग्जाम में आ गया ना मधुमक्खी में किस प्रकार की गति पाई जाती है, तो कई करके आएंगे वृत्ताकार गति, कई करेंगे, वहां देख लेना। कोई समस्या नहीं? चलो नेक्स्ट एक और गति पढ़ते हैं, वो रहेगी आपके सरल रेखीय गति। नंबर 3, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति बताओ, सरल रेखीय गति ये क्या है? ऐसी गति जो सरल रेखा में यानी गमन करती है, सरल रेखा में। तो सरल रेखा का मतलब क्या होगा? सरल रेखा में, सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन। जैसे
जैसे, बोलो जैसे क्या है? हाँ तो बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? इंसान का चलना। कहां से लेके आया रे? उदाहरण बताओ भैया, इसका क्या है? बंदूक की गोली की गति सरल रेखा में जाएगी। जी, हाँ, वो तो हो गया। बंदूक की गोली, सही जी। बंदूक, बंदूक की गोली। क्या आपको पता है बंदूक की जो बट होती है वो किससे बनाई जाती है? बंदूक की बट किससे बनती है? आपका राजस्थान का जो पुष्प है ना, रोहिड़ा, हाँ उसकी बनाई जाती है, रोहिड़े की बनाई जाती है बंदूक की बट। और बंदूक से यदि आप गोली दाग रहे हैं तो आपका कंधा पीछे की ओर भाग रहा है, पीछे की ओर धकेल रहा है, तो उसमें कौन सी गति होगी? कौन सी होगी? वो भी जानेंगे अभी। और बताओ इसके एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं? अच्छा, ये रॉकेट में गति का तीसरा नियम लागू होगा ना, बिल्कुल। आपने स्कूल की फिसलन पट्टी देखी है क्या? देखिए, स्कूल के फिसलन पट्टी की गति। हाँ, ऐसे वहां स्लिप लगाए हुए हैं ना स्कूल में, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में, क्या प्राइवेट में भी है आजकल, तो गवर्नमेंट में भी है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर जाके फिर वहां से नीचे सीधे स्लिप होते हैं ऐसे। तो वो उनका एक खेल है। यानी स्कूल के फिसलन पट्टी की गति है वो भी आपके सरल रेखीय गति का ही एग्जाम्पल है। यानी ऐसी गति जो सरल रेखा में गमन करे, सरल रेखा की हो, तो उसे हम सरल रेखीय गति बोल सकते हैं ना। जी हाँ। नेक्स्ट और बताओ। वृत्ताकार गति आपने जाना, यादृच्छिक गति जाना, एक और है, वो है आपकी आवर्त गति या दोलन गति, लिख लो दोलन गति। आवर्त गति या दोलन गति, ये किसको बोलेंगे? निश्चित है, निश्चित समय के बाद दोहराई जाने वाली गति आवर्त गति होती है, दोलन गति होती है। जी, निश्चित समय बाद, निश्चित समय बाद, निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। ये लो, ये गति निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है और ऐसी गति को हम दोलन गति ही कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, उदाहरण की बात करना चाहें। और बताओ, और क्या है? हैं? क्या चीज? घड़ी के पेंडुलम की गति। हाँ, ड्रैगन जो झूला आता है आपके वहां हैंडीक्राफ्ट के मेले में, आपने अवश्य देखा होगा। चक्रीय झूला नहीं, चक्रीय झूला तो वृत्ताकार गति हो गई। हाँ, जो वो होता है ना ऐसे, वो हो गया आपका। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। कुम्हार के चौक में किस प्रकार की गति होती है? कुम्हार के चौक में। और कोल्हू के बेल में किस प्रकार की गति होती है? कोल्हू के बेल में आंसर देना चाहेगा आप में से कोई? कोल्हू के बेल में कौन सी गति होती है? यहां आप नोट कर लेना भैया, कोल्हू के बेल की गति लिख देता हूं मैं। कोल्हू के
बैल की गति, बैल की गति, क्या इसका क्या अर्थ है आप जानते हैं क्या? कोल्हू के बैल की गति। हाँ, ये पहले पानी निकालने में काम आता था, है ना। बैल को उस बांध देते थे उसके चारों तरफ, और वो एक गोल राउंड में ऐसे घूमता था, ठीक है। तो कोल्हू के बैल की गति भी आपकी वृत्ताकार एक गति रहेगी, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एग्जाम की दृष्टि से। और एक जो था आपके, वो था क्या? कुमार के चौक की गति किस प्रकार की गति है? कुमार के चौक की गति घूर्णन गति है, ध्यान में रखिएगा। घूर्णन गति का ही एग्जाम्पल है कुमार के चौक की गति। क्या रहेगा? कुमार के चौक की गति। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, नहीं है ना। तो ये गतियां जो है आप इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में ये बन सकती है। ओके, खूब है। गति के नियम, गति के कितने नियम है? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये गति के नियम किसने दिए? गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। और न्यूटन ने अपनी कौन सी पुस्तक में इनको समाहित किया? न्यूटन ने अपनी गति के जो नियम है वो किस पुस्तक में रखे थे? तो ध्यान में रखिएगा, प्रिंसिपिया। कौन सी है? न्यूटन की पुस्तक का नाम था ये प्रिंसिपिया, और इसी पुस्तक में इसने इसके नियम को रखा है, प्रिंसिपिया। गति के नियम देने वाला वैज्ञानिक न्यूटन था, लेकिन यहां एक सवाल ये आता है कि ग्रोह की गति के नियम किसने दिए? ग्रोह की गति के नियम, यदि यह प्रश्न पूछे तो ग्रोह की गति के नियम ये किसने दिए? तो आपका आंसर होगा केपलर। कौन था? केपलर। ये लो, केपलर ने ग्रोह की गति के नियम दिए। और गति के नियम पूछा जाए तो फिर आंसर होगा न्यूटन। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने। ग्रोह की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। ये लो, ये ग्रोह की गति के नियम है और ये वाले आपके गति के नियम है। तो गति के नियम न्यूटन ने दिए थे, और इसके 3 नियम है। गति के 3 नियम है भैया, 3 है। गति के कितने नियम है? 3। गति के 3 नियम कौन कौन से हैं? प्रथम नियम, जिसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व का। ये सीधा सीधा प्रश्न भी आता है एग्जाम में, इसको पढ़ा जाता है आपके जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहते हैं इसको। अच्छा, दूसरा जो नियम है वो आपके द्वितीय नियम क्या कहलाता है रे? तो ये ध्यान में रखिएगा, संवेग संरक्षण पर है। किस पे है? संवेग संरक्षण। और यदि आपसे तीसरा नियम पूछा जाए, तृतीय नियम, तो फिर आप क्या आंसर दोगे? तो ये ध्यान में रखना आप, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये लो, अब आर्मी के पेपर में ये वाला नियम पहला कई बार पूछा भी गया है, हैं? कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। पहला तो यही प्रश्न बनता है कि गति के नियम किसने दिए? तो आपका आंसर होगा न्यूटन। यदि सवाल किया जाए कि ग्रोह की गति के नियम किसने दिया, तो फिर केपलर। अब गति के कितने नियम है? तो 3 है। यदि बात करना चाहें पहला नियम, तो जड़त्व का नियम कहलाएगा। बात करें दूसरा नियम, तो यह संवेग संरक्षण पर आधारित है। और इसकी चर्चा करें तीसरा नियम, तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाएगा। ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बनते हैं, फिर भी अपना आंसर है वो क्या है, गलत हो जाता है कई बार। नंबर 1, प्रथम नियम क्या है? गति का पहला नियम क्या कहता है? प्रथम नियम क्या कहता है बताओ?
गति का पहला नियम क्या कहता है? ये गति अवस्था और स्थिर अवस्था दो नियम पर आधारित रहेगा। जैसे यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में बनी रहती है, और कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगे। तो आप ध्यान में रखना, पहला जो नियम है इसकी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये बल को परिभाषित करता है। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, ये बल को परिभाषित करता है, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये लो, गति का पहला नियम क्या कहता है, ये बल को परिभाषित करता है। इस शब्द को आप ध्यान में रखना। बल को परिभाषित करता है, ये प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछा गया है। सवाल आया था गति का पहला नियम किसको परिभाषित करता है? तो ऑप्शन थे आपके सामने, बल, विस्थापन, जड़त्व और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहां कईयों की गलती ये हुई थी कि कईयों ने आंसर है वो जड़त्व किया था, तो हो गया आंसर गलत। अरे भैया, आप क्या देख रहे हैं कि गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है। प्रश्न पूछा गया गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है, तो कईयों ने आंसर कर दिया जड़त्व। ये जड़त्व पे डिपेंड करता है, जड़त्व पे आधारित है, लेकिन परिभाषा किसकी देता है? ये बल की। यहां ध्यान में आपको रखना है, ये बल को परिभाषित करता है जबकि जड़त्व पर आधारित है। ये ध्यान में आप रखिएगा, किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है, जड़त्व पर आधारित है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं भैया, और गलत हो जाते हैं। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां फुटबॉल पढ़ा है तो पढ़ाइए, वो समझेंगे आप। भाई यहां आप एक गेंद को रख दो और कल वापस आके चेक करना, तो वो वहीं मिलेगी आपको। नहीं मिलेगी। अरे भाई इसको बंद करके चले जाना, फिर तो मिल जाएगी यहीं। मेरे कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है। अब जाके आप वहां उसको एक पैर से मारेंगे, ऐसे लात से ऐसे, तो फिर उसमें गति आ जाएगी, जैसे फुटबॉल में, है कि नहीं? तो ये नियम गति अवस्था और स्थिर अवस्था पे डिपेंड करता है। तो ये दो टाइप का होता है। जैसे पेड़ के फल लगे हुए हैं तो स्थिर अवस्था में है वो। अब जैसे ही आप जाके उस पेड़ को पकड़ के वहां से हिलाओगे तो पेड़ तो नीचे, फल तो नीचे गिरेंगे ना, तो वो आपका गति अवस्था का नियम हो गया। अब समझ में आया क्या? उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उदाहरण आप नोट कर ले। गति का जो पहला नियम है इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? दो प्रश्न तो ये बनने वाले हैं यहां से। ये बल को परिभाषित करता है और जड़त्व पर डिपेंड करता है ना, जड़त्व पर आधारित है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे? बस में सवार जो यात्री है, बस में बैठे हुए यात्री है और ड्राइवर उसको ब्रेक करता है। बस चल रही है ना, बस चल रही है। अरे भैया बस चल रही है, उसमें सवारियां बैठी है, यात्री बैठे हैं। अचानक कोई बस के आगे आता है, ड्राइवर उसका ब्रेक लगाता है, फिर क्या होता है? जब अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो जो सवारियां हैं उनका शरीर आगे की ओर झुक जाएगा, लेकिन पहले तो वो स्थिर अवस्था में ही थे। शरीर का ऊपरी हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा तो स्थिर अवस्था में है फिर भी, ठीक है। आप घोड़े पे सवार हैं, घोड़े पे सवार है, ठीक है, घोड़ा खड़ा है आराम से, ऊपर आप बैठे हैं। अचानक किसी ने उसको मारा तो वो तेज गति से दौड़ेगा। जब तेज गति से अचानक दौड़ेगा तो आपका शरीर पीछे की ओर
खींचेगा। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ये पहले नियम पर आधारित है। किस पे आधारित है? प्रथम नियम पर आधारित रहने वाले हैं। तो लिख लीजिएगा आप, बस में सवार यात्री जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाया जाता है, अचानक ब्रेक लगाने पर शरीर आगे की ओर खींचता है, आगे की ओर खींचता है। पता है ना आप सबको? और देखिएगा एग्जाम्पल, पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का गिरना, ये भी तो आपका पहला ही नियम है भैया। पेड़ पे फल लगे हुए हैं और न्यूटन वही तो था जो पेड़ के नीचे बैठा था, सेब के पेड़ के नीचे बैठा है न्यूटन, और अचानक वो आके सेब नीचे गिरता है, तो उसने सोचा है कि ये जो फल है वो नीचे क्यों गिरा है। हो गया यहां से कोई दिक्कत? और बताओ इसके एग्जाम्पल। क्या चीज? कांच का टूट जाए ना पत्थर मारने से। जी, और बताओ। हाँ, तो और इसके एग्जाम्पल तो खूब सारे रहने वाले हैं ना, जो जड़त्व पे निर्भर है। बंदूक से गोली, ये लो, बंदूक से गोली दागने पर कांच में क्या हो जाना? कांच में छेद होना। आपको पता है ना ये, क्योंकि बंदूक की जो गोली है उसका वेग ज्यादा है, और वेग ज्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। लेकिन जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर, वो यदि आप कांच की तरफ मारोगे तो उसमें छेद नहीं होगा, कांच क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, क्योंकि इस बीच उसका क्या है? वेग कम है। अरे ये बातें आपको पता चल गई होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन आपको पता रहना है कि ये स्थिर अवस्था है या फिर गतिशील अवस्था है। खेलते हुए फुटबॉल के खिलाड़ी, उसमें भी गति अवस्था का नियम लागू होगा। समझ गए? अब सेकेंड लॉ की ओर चलते हैं, दूसरा नियम। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा। अब द्वितीय नियम देखते हैं, गति का दूसरा नियम क्या है। यहां से कौन सा प्रश्न बनेगा? प्रश्न कौन सा बनने वाला है यहां से? पहला नियम आपसे पूछा जाए तो बल की परिभाषा देता है, जड़त्व पे आधारित है। लेकिन दूसरा जो नियम है ये बल का व्यंजक प्राप्त करता है। क्या करता है? ये बल के व्यंजक को बताता है। क्या करता है भैया? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यहां से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दूसरा नियम क्या बताता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? बल का व्यंजक प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि गति का जो दूसरा नियम है ये हमें बल का सूत्र बताता है। बल की परिभाषा कौन देता है? पहला नियम। बल का सूत्र कौन बताता है? ये दूसरा नियम है। याद रखना है इन बातों को, एग्जाम में यदि प्रश्न बनता है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल कहां से मिलता है? बल मिलता है मास से। कहां से मिलता है? मास से। बल हमें कहां से मिलता है? मास से। ये इसकी ट्रिक रहने वाली है भाई। बल तो मास से ही मिलता है। ताकत मिलती है शक्ति बल है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। समझे क्या? बल कहां से मिलता है? मास से। अब इसको ध्यान में रखना है,
अरे बल का मतलब होता है फोर्स, बल का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो F हो गया। और मां को क्या लिखेंगे? बराबर मां ma, क्या लिखेंगे? ma। ये बन गया आपके बल का सूत्र, F बराबर ma। बना कि नहीं बना? F बराबर ma, बल मिला मां से तो फोर्स बराबर ma। इसका मतलब F तो है आपका फोर्स, और फोर्स को हम बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं? बल। m का मतलब होता है मास। क्या होता है? मास। और इसको कहते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं रे? द्रव्यमान। और a जो दिख रहा है ना, एक्सक्लेरेशन है, इसको हम पढ़ेंगे त्वरण। तो इसको मैं लिख सकता हूं बल इक्वल, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुणा त्वरण। और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, बल का फॉर्मूला। कारण क्या है कि कार्य का सूत्र आपसे पहले पूछा गया है, कार्य का सवाल आपसे पूछा गया था एग्जाम में, कार्य का सूत्र क्या है? तो W बराबर F गुणा कोस थीटा होता है, W बराबर FS। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि बल का फॉर्मूला क्या है? तो बल का सूत्र जो होगा वो F बराबर M गुणा A रहने वाला है। कोई समस्या? और बल कहां से मिलता है? मास से। एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? बताओ एग्जाम्पल क्या है, फटाफट बताओ। बल का व्यंजक हमें यही बताता है। कराटे जो खेलता है ना, कराटे खेलने वाले खिलाड़ी, वो ईंट को आसानी से तोड़ देता है। कराटे खेलने वाला खिलाड़ी, कराटे खेलने वाला खिलाड़ी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है, ईंट को आसानी से तोड़ देता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि उनको दर्द नहीं होता है, उसको चोट नहीं लगती। और ऐसे एग्जाम्पल जो चोट से संबंधित है वो सारे के सारे आपके द्वितीय नियम में आएंगे। भाई कराटे खेलने वाला खिलाड़ी ईंट को एक ऐसे ठोक के तोड़ देता है तो चोट नहीं लगेगी इसको, ये गति का दूसरा नियम कहता है। ऊंची कूद कूदने से पहले, क्या लिखेंगे? ऊंची कूद कूदने, ऊंची कूद कूदने से पहले जो धावक है ना, वो कुछ है पीछे, मतलब कुछ दूरी तय करता है ना। ऊंची कूद कूदने से पहले कुछ दूरी तय करना, कुछ है दूरी तय करना, पता है ना आपको। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से आपको ये बना हुआ है बाउंड्री आपकी, वो ऊपर से उसको कूदना, रस्सी बंधी हुई है, ऐसे पास में खड़े खड़े ऐसे सीधा जंप लगा के वहां, ऐसा नहीं होता। उसको ऊंची कूद कूदने से पहले कुछ पीछे से आपको दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि उसको चोट लगने से बच जाए। तो ऊंची कूद कूदने वाला खिलाड़ी है वो कुछ दूरी तय करता है, ये गति का दूसरा नियम कहता है। और बताओ, कांच की जो चूड़ियां होती है, कांच की जो गिलास है, उसको कागज या कपड़े में लपेटना, ये भी इसका एग्जाम्पल रहेगा। कांच की गिलास को, कांच की गिलास, कांच की चूड़ियां जो होते हैं, कांच की गिलास को कागज में लपेटना, क्या होगा? कागज में लपेटना। समझ गए होंगे आप। अब एग्जाम्पल यदि कोई से भी आए तो आपको यह पता रहना चाहिए कि यह कौन सा नियम कहता है। और अंतिम जो नियम आपका बच रहा है वो गति का तीसरा नियम है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा नियम लास्ट है ये। अब यहां से यदि एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये जो नियम है वो आपकी क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है। याद रखना, गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया, दूसरा नियम बल को, बल का जो सूत्र है वो बताता है, और बल का गति का जो पहला नियम है वो आपके बल को परिभाषित करता है, जड़त्व पे निर्भर करता है। ध्यान में रखना इन बातों का। अब क्रिया वर्ब है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगना,
आप दीवार को धक्का मारे ना तो दीवार भी आपको धक्का मार रही है। दो व्यक्ति खेलते हैं या फिर कुश्ती जो खेलते हैं तो आमने सामने से उनका जो है वो रेस्पॉन्स आता है कि नहीं आता? तो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया लगना, ये तीसरा नियम होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं? रॉकेट का उड़ना, जी बिल्कुल सही है, रॉकेट का उड़ना बिल्कुल सही है। इसके अलावा बताओ, पानी में तैराक का तैरना बिल्कुल सही है, पानी में तैराक का तैरना ये भी बिल्कुल सही है। भाई पानी में यदि तैरेगा तो हाथों से पानी को तो पीछे करेगा ऐसे, और खुद है वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा, पानी में तैरता रहेगा, तो क्रिया के ऑपोजिट प्रतिक्रिया हो गई। और बताओ, बंदूक से गोली दागते समय कंधा पीछे की ओर खींचता है कि नहीं होता? कंधा पीछे की ओर खींचना। एक एग्जाम्पल और बताएं, फिर आप क्लास को समाप्त करने वाले। बताओ, एक एग्जाम्पल और बताओ, क्या रहने वाला है? रॉकेट तो इसी की, हाँ, तीसरे नियम से ही उड़ती है। पानी का पानी में पानी से, अरे पानी से क्या, कुएं से, क्या कुएं से, हाँ वो हो गया, कुएं से पानी निकालना है ना, निकालते समय आप समझ आना भैया, निकालते समय भरी बाल्टी, भरी, खींचते समय रस्सी टूटने पर पीछे गिरना, आप तो पीछे गिरोगी और बाल्टी वापस अंदर। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया के जो नियम है वो गति का तीसरा नियम आपके बताता है, तो आप जरूर यहां से ध्यान में रख लेना भैया। हो गया? तो इसमें बहुत सारी गतियां भी आपने पढ़ी और गति के नियम क्या कहते हैं ये हमने जाना। मिलेंगे आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।